हेलो एवरीवन। तो आज हम हैं क्लास 10th की एक और वीडियो के साथ जो है चैप्टर 2 पर, यानी नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है और वो रियल है, सब कुछ हुआ था ऐसा, इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जिन लोगों को हिस्ट्री से सख्त नफरत है, कृपया ऐसा ना करें। हिस्ट्री बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। लेट्स गो अहेड विद द चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है, इसकी शुरुआत में लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका 300 साल से भी ज़्यादा से वाइट सुप्रीमेसी के अंडर था और गोरे लोगों ने साफ परेशान कर रखा था 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा से। फाइनली ब्लैक लोगों ब्लैक लोग खड़े हुए और वाइट सुप्रीमेसी हट गई। कब हटी है? 20th सेंचुरी में। और फाइनली 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड यानी 1900 से 2000 के बीच 1994 में ये वाइट सुप्रीमेसी हट गई और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कौन? नेल्सन मंडेला। वही 10th मई, डेट आपको दिया, हाँ 10th मई 1994 को वो शपथ ले रहे हैं। तो उसी चीज़ की इनॉग्रेशन सेरेमनी है। सवाल आएगा किस चीज़ की इनॉग्रेशन सेरेमनी है? तो वो शपथ ले रहे हैं नेल्सन मंडेला एज द वेरी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। तो ये पहली चीज़ हो गई। कहाँ ले रहे हैं? एक ब्यूटीफुल सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर का आपको मीनिंग दे रखा है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर रूफ नहीं है और जो रोज़ हैं उनमें बैठने की जगह है, और ये जो रोज़ है ये स्टेप्स पे ऊपर जा रही हैं। तो दैट्स एन एम्फीथिएटर। कहाँ है? हो गया। कब है? ये भी हो गया 10th में 1994। ठीक है। तो क्या हो रहा है? इनॉग्रेशन फॉर द न्यू डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकंड, कहाँ हो रहा है? एम्फीथिएटर में इन प्रिटोरिया। ठीक, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। और तीसरी चीज़ कब हो रहा है? डेट क्या है? तो 10th में 1994 याद रखोगे तुम लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल गैस आ रखे हैं। अब उस लवली ऑटम डे, याद रखना कौन सा सीज़न चल रहा है? ऑटम डे। अपने यहाँ नहीं होता ऑटम, उधर था ऑटम। मई में वहाँ पे ऑटम होता है, यहाँ मई में ऑटम नहीं होता, स्प्रिंग होता है इस टाइम पे अपने यहाँ। ठीक है। तो ऑटम डे में उनकी जो बेटी थी जनानी, उनके द्वारा वो अकम्पनी किए गए नेल्सन मंडेला साहब। पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले शपथ दिलाई गई। कौन थे डी क्लर्क? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे डी क्लर्क। क्लर्क कैंट तो नहीं याद आ रहा तुम्हें? खैर, मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद थाबो मबेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उनके बाद इनका नंबर आया, थाबो मबेकी। देखो हंसना बसना नहीं, नाम बड़े सीरियस हैं। ठीक है। अब आया मेरी बारी मतलब नेल्सन मंडेला की बारी। तो मेरी बारी आई और मैं गया पोडियम पर और मैंने एक स्पीच दी। अब ये स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस स्पीच में तुम लोग अगर बुक खोले हुए हो तो इस स्पीच पे कुल मिला के 4-5 पैराग्राफ है। ऊपर के 3 तो बड़े बड़े, नीचे के 1-2 छोटे छोटे। तो जिस्ट क्या है, क्रक्स क्या है इसका? वो कहते हैं कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, या मैं अभी जो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जो मेरी प्रेजेंस है और हम सब की जो प्रेजेंस है, हम सब यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? टू कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये याद रखना। पहले पैराग्राफ में इनकी जो भाषण है, इनका जो स्पीच है, उसमें कहते हैं कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं टू कन्फर, देने के लिए क्या? ग्लोरी देने के लिए। ग्लोरी माने प्रेस्टीज, इज्जत, ऑनर। तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए टू कन्फर ग्लोरी एंड व्हाट? होप, और उम्मीद देने के लिए। किस चीज़ का ऑनर करने के लिए, किस चीज़ को उम्मीद देने के लिए? ये जो नई नवेली क्या मिली है हमें? आज़ादी मिली है, आज़ादी। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में जस्ट है कि हम तो क्या थे? आउटलॉज थे। आउटलॉज माने हमको दूसरे देश हमसे रिश्ते नहीं जोड़ते थे। डिप्लोमेटिक रिश्ते दूसरे देशों ने हमसे तोड़ दिए थे। क्यों तोड़ दिए थे? क्योंकि हमारी पॉलिसी थी अपार्थाइड की। व्हाट वाज अपार्थाइड? अपार्थाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। व्हाट इज अपार्थाइड? अपार्थाइड इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेस।
तो दूसरे पैराग्राफ में बात की गई कि हम आउटलॉज से पहले, और ये जो दूसरे देश हमसे रिश्ते नहीं जोड़ते थे, आज वही देश हमारे साथ सेलिब्रेशन या इनॉग्रेशन में पार्ट हैं हमारी ज़मीन पर। तीसरे पैराग्राफ में आपको याद रखना है कि आज हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन प्राप्त कर लिया है। व्हाट इज़ इमेंसिपेशन? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी अब कोई रोक टोक नहीं है लोगों पे, ब्लैक लोगों पे। बेसिकली जो रोक टोक पहले हुआ करती थी, अब वो कोई रोक टोक नहीं, तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन में प्राप्त कर लिया है। और तीसरे ही पैराग्राफ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेल्सन मंडेला शपथ खाते हैं कि मैं अपने लोगों को आज़ाद रखूँगा। किस चीज़ से आज़ाद रखूँगा? गरीबी से, डेप्रिवेशन, बेसिकली कोई चीज़ का ना होना, दैट इज़ डेप्रिवेशन, सफरिंग से, और जेंडर या किसी और तरह का डिस्क्रिमिनेशन की। तो 3 पैराग्राफ में बात हुई। और चौथा पैराग्राफ इनकी स्पीच का है कि मैं अब कभी भी अपने लोगों को ऑप्रेस नहीं होने दूंगा, या किसी भी आदमी को किसी दूसरे आदमी द्वारा ऑप्रेस नहीं होने दूंगा, दबाने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा। तो आप ये याद रखना, इनकी स्पीच में 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि टू कन्फर ग्लोरी एंड होप टू दिस न्यू बॉर्न लिबर्टी। दूसरा पॉइंट आउटलॉज वाला था। और तीसरा पॉइंट में आ गया पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, एंड आ गया कि हम प्लेज लेते हैं, ये प्लेज लेते हैं अपने लोगों को बचाने की। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज कि मैं किसी को भी ऑप्रेस नहीं होने दूँगा। इसके बाद के जो पैराग्राफ्स हैं वहाँ पे ये कहते हैं कि आसमान में देखा तो एक वंडरफुल अरेंजमेंट, स्पेक्टेकुलर एरे मतलब होता है अरेंजमेंट। एक स्पेक्टेकुलर एरे था, किसका? जेट्स का। ठीक है, जेट्स का था, हेलीकॉप्टर्स का था, ट्रूप कैरियर्स का था। और वो क्या दिखा रहे थे? एक बढ़िया सा डिस्प्ले दिखा रहे थे। डिस्प्ले दिखाने के 2 रीज़न। एक तो पिन पॉइंट प्रिसीजन की, देखो साहब इनकी मिलिट्री फोर्स देखो, इनका डेमोन्स्ट्रेशन देखो, ठीक है, कि क्या सटीक तरीके से ये लोग अरेंजमेंट बना सकते हैं। और दूसरा रीज़न डिस्प्ले का है टू शो देयर लॉयल्टी। कौन लॉयल्टी दिखा रहा है? मिलिट्री अपनी लॉयल्टी दिखा रही है, किसको? टू दिस न्यू गवर्नमेंट। उसके बाद जो इस पैराग्राफ में आपको बात याद रखनी है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब ये जो नए जनरल्स हैं ये जो जनरल्स हैं, अब ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यही जनरल थे, यही लोग थे जो मुझे कैद करना चाहते थे, जो मुझे सज़ा देना चाहते थे, जो मुझे अरेस्ट कर लेते अगर मैं आज यहाँ नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जो मुझे कुछ दिन पहले अरेस्ट कर लेते और आज ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं मुझे। ऊपर जो जेट्स हैं, व्हाट आर दे? अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला। इम्पाला जेट्स मतलब इनका नाम है इम्पाला, नाम होगा उनका, नाम रखा होगा। तो इम्पाला और शेवरॉन का मतलब पैटर्न ऑफ भी। तो वो जेट्स जा रहे हैं शू, और माइंडेड वो कलर पीछे कलर छोड़ते हुए जा रहे हैं। किसका कलर? साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर। 5 कलर की यहाँ बात की गई है। दोज कलर आर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। ठीक है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, 5 कलर की बात हुई है। फिर आगे लिखा हुआ है कि 2 तरह के नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं। एक तो वाइट गा रहा है, वाइट लोग गा रहे हैं, और कौन गा रहे हैं? और साथ में ब्लैक, वाइट और ब्लैक दोनों लोग गा रहे हैं। इन दोनों को ही एक दूसरे के लिरिक्स नहीं पता, हमें नहीं पता तुम क्या गा रहे हो। लेकिन कुछ दिनों बाद ये लोग एक दूसरे के लिरिक्स को याद तक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ऐसी गवर्नमेंट बन चुकी है जो नॉन रेशियल है, जो ब्लैक और वाइट पे फ़र्क नहीं करते, और ये लोग भी फाइनली एक दूसरे को प्यार कर ही देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात आती है, नेल्सन मंडेला याद करते हैं थोड़ा हिस्ट्री को। कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले जो एंग्लो बोयर वॉर हुई थी, एंग्लो माने इंग्लिश, बोयर माने ये साउथ अफ्रीका। तो मेरे जन्म, इनका जन्म हुआ था 1918 में। तो मेरे जन्म से पहले, ठीक है, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था, यानी 1900 से लेकर 1910, ये हो गया फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी का। उस डिकेड में एंग्लो बोयर वॉर के बाद जो वाइट लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों से पैचअप कर लिया। वो पैचअप, ये पैचअप, कुछ वैसा ही, ठीक है, तो पैचअप कर लिया और एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो कि बहुत क्रूअल था, बहुत ईविल था वो सिस्टम, और ब्लैक लोगों के खिलाफ था।
1900 से 1910 में ये हुआ। फिर याद करते हैं, लेकिन ये 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में यानी 1990 से लेकर 2000 में ये सिस्टम ओवरटर्न कर दिया। और किसने ओवरटर्न किया? उन लोगों ने जो समझते हैं राइट्स सभी लोगों के। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, तो दिस सिस्टम वाज ओवरटर्न बाय द पीपल हु अंडरस्टैंड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ एवरीवन। इसके बाद ये याद करते हैं नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिमेंबर? तो वो हिस्ट्री याद कर रहे हैं। फिर वो याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने सफरिंग, जिन्होंने बहुत झेला था, जिन्होंने सफ़र किया था और जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। यानी वो याद कर रहे हैं पैट्रियोटिक लोगों को, ठीक है, सेक्रीफाइसेस को लोगों के। और कहते हैं कि मैं उन सब का शायद सम हूँ, सभी उन दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स का मैं सम हूँ, जोड़ हूँ। और मुझे बड़ा खेद है कि वो अपने सेक्रीफाइसेस का फल नहीं देख पाए। फल क्या है? ये आज जो मिल रहा है, ये जो 1994 में ये जो आज़ादी मिली है, यही तो फल है। मुझे बहुत दुख है वो लोग नहीं देख पाए। फिर आगे याद करते हैं, 6 लोगों के नाम लेते हैं कि ये 6 लोग, ठीक है, उसमें ओलिवर थैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, ऐसे 6 नाम हैं, इनको याद कर रहे हैं। देव कहते हैं कि अपार्थाइड का इफेक्ट क्या था। तो आपको याद रखना कि 2 इफेक्ट थे अपार्थाइड के। क्या क्या इफेक्ट थे अपार्थाइड के? एक तो अपार्थाइड माने व्हाट इज अपार्थाइड? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या थे 2 इफेक्ट अपार्थाइड के? कि पहला, एक तो अपार्थाइड ने डीप और प्रोफाउंड क्या दे दिए? हर्ट दे दिए, डीप और प्रोफाउंड वूंड दिए लोगों को, ठीक है, जो कभी मिट नहीं सकते, चोट पहुंचाई। दूसरा, इसी अपार्थाइड ने इन 6 लोगों जिनके नाम दिए हैं, ऐसे महान पर्सनैलिटीज़ को जन्म दिया, महान पैट्रियट्स को जन्म दिया, जो शायद ऐसे बिना ऑपरेशन के, इस बिना ऐसे एक बुरे वक्त के शायद जिनका जन्म नहीं हो पाता। फिर आगे कहते हैं कि इन्हीं कॉमरेड्स की वजह से मैंने सीखा है करेज का मतलब क्या होता है। और आगे चल के कहते हैं व्हाट इज करेज? करेज मतलब ये नहीं कि आप में एब्सेंस ऑफ फियर है, कि आप में डर ही नहीं है। करेज तो वो है जब आप डर के आगे जीत पालो और माउंटेन ड्यू पी लो। नहीं, नथिंग लाइक दैट। तो वो कहते हैं कि करेज क्या है? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर फियर नहीं है। करेज मतलब ये कि फियर तो था, बट यू कनकर इट, तुमने उस पर जीत हासिल कर ली। फिर ये आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हर इंसान के पास 2 ऑब्लिगेशंस होती है। कौन सी वो 2 ऑब्लिगेशंस? एक, उसकी फैमिली की तरफ, उसके बच्चों की तरफ, उसकी वाइफ की तरफ। और दूसरी ऑब्लिगेशन नेशन की तरफ, सोसाइटी की तरफ, लोगों की तरफ, पीपल की तरफ। और फिर तो इनका भाई गुस्से की बात टूट जाता है। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में किसी इंसान के पास ये दोनों ऑब्लिगेशंस ही नहीं है। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन इन साउथ अफ्रीका कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस पूरी करे। कहते हैं कि मैं कोई ज़्यादा, मेरे कोई ज़्यादा मोरल हाई स्टैंडर्ड्स नहीं थे किसी और इंसान से ज़्यादा कि मैंने ये रास्ता चुना, मैंने लोगों को चुना फैमिली के बजाय। ये फिर रीजंस बताते हैं तो कि क्यों चुना आखिर उन लोगों को। 3 चीज़ें हैं यहाँ बड़ी ज़रूरी। इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी फ्रीडम की, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी फ्रीडम की, 3 फेजेज हैं। एज अ बॉय ये कहते हैं कि मैं एज अ बॉय जब एक लड़का था तब क्या समझता था फ्रीडम क्या है। फिर ये कहते हैं एज अ स्टूडेंट मैं क्या समझता था फ्रीडम है। फिर ये कहते हैं फिर एज अ यंग मैन मेरे क्या थॉट्स थे फ्रीडम के बारे में। तो ये तीनों यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट है। बोर नहीं होना है, ठीक है। तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो बोर्ड के लिए, तो बोर मत हो, समझ गए। जाके कुछ खा पी लो, जाओ नमकीन वमकीन खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, पानी वानी पी लो, फिर आ जाओ वापस, यहीं से रहेंगे हम। पॉज करके चले जाओ। आ गए, चले चालू करें, हो गए तुम फ्रेश, ठीक। तो भाई कहते हैं एज अ बॉय तो मैं समझता था कि फ्रीडम इज़ भाई तैरना, ठीक है। फ्रीडम इज़ दौड़ना, फ्रीडम इज़ एक और इन्होंने चीज़ बोली है
कि हाँ, तैरना दौड़ना, और फ्रीडम इज टू रोस्ट मिलीज, भुट्टे भूनना। मैं तो ये समझता था कि फ्रीडम ये है एज अ बॉय। फिर एज अ स्टूडेंट मुझे पता चला कि मुझे तो बाहर नहीं रुकने दिया जाता। मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे चाहिए था कि मुझे बाहर रुकने दिया जाए रात में, मुझे वो किताब पढ़ने दी जाए जो मैं चाहता हूँ, मुझे वहाँ जाने दिया जाए जहाँ मैं चाहता हूँ। तो एज अ स्टूडेंट ये थे इनका फ्रीडम का मतलब। और इसको ही बताते हैं ट्रांजिटरी फ्रीडम, टेम्पररी फ्रीडम, कि ये टेम्पररी फ्रीडम चाहिए थी मुझे अपने लिए। बचपन में इनको लगता था कि यही फ्रीडम है और ये सब था इनके पास। स्टूडेंट हुए तो इनको पता चला कि नहीं है मेरे पास। तो मुझे फ्रीडम चाहिए, कौन सी? टू स्टे आउट एट नाइट, टू रीड वट एवर आई विश टू गो वेर एवर आई विश टू। और फिर आते हैं इनकी तीसरी बात पे, जिसको ये बोलते हैं बेसिक फ्रीडम, कि भाई जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। और हर इंसान के पास होनी चाहिए वो कौन सी फ्रीडम है? तो एक आ जाता है फ्रीडम टू हैव अ फैमिली, फ्रीडम टू मैरी, एंड फ्रीडम टू लिव अ लाइफ विच इज़ फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन अ लॉफुल वे। कहते हैं कि अगर मैं एक लॉफुल ज़िंदगी जी रहा हूँ तो फिर मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, कि किसी को कोई हक नहीं है कि मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करे। एज अ यंग मैन ये फ्रीडम्स मांगते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, दीज आर ट्रांजिटरी और टेम्पररी फ्रीडम्स, एंड दीज वर द फ्रीडम्स एज अ बॉय ही यूज टू अंडरस्टैंड। ये याद रखना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद वो कहते हैं तो मुझे यही पता चला कि मेरे लोगों के पास तो फ्रीडम ही नहीं है। लोग के पास नहीं है तो मतलब मेरे पास भी नहीं है। इसीलिए मैंने लोगों को चुना, पीपल को, सोसाइटी को, नेशन को चुना, फैमिली के बजाय। ठीक है, कि वो फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। और लास्ट में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो ऑपरेसर है, हम तो है ऑपरेस्ड, हम पे तो जुर्म हुआ है, लेकिन जो ऑपरेसर है वो भी कोई ज़्यादा फ्री नहीं है। हम फ्री नहीं हैं क्योंकि हमसे हमारे अधिकार छीने हैं उसने, वो फ्री नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो हेट्रेड है, उसने जो हमसे हमारी इंसानियत छीनी है, हमसे हमारे इंसानियत के हक छीने हैं। तो वो क्यों छीने? क्योंकि उसके अंदर हेट्रेड है साहब, वो उस हेट्रेड से फ्री नहीं है। तो दिस वॉज इट गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।